नमस्कार दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हम सब बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक आभा गरखाल जी। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर सीता विश्वकर्मा, जो कि मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। सोमेश पाठक जी हमारे साथ में हैं, जो कि मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सोमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। जी। डॉक्टर नीरजा जी हमारे साथ बैठी हैं, सोशल वर्क का जिम्मा संभाल रही हैं। नीरजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लता जोशी हमारे साथ में हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हैं। लता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर रेणु प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मानविकी विद्या शाखा की डायरेक्टर हैं, समाजशास्त्र में प्रोफेसर हैं। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। और प्रिया हमारे साथ में है, जो टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो इस बार की जैसे कि थीम है यूनाइटेड नेशंस की, कि लैंगिक समानता भविष्य के लिए, एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए कितना जरूरी है। और इसके बाद जो कैंपेन थीम है वो है कि ब्रेक द बाइसेज। तो इसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे कि जो हम कार्यस्थलों पे जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम कितना बायसनेस को हम यहाँ पर महसूस करते हैं, कितना क्या यहाँ पर भी लगता है कि हमें बायसनेस है। रेणु जी, आपको क्या लगता है लैंगिक समानता के लिए अभी हमारे लिए कितना दूर का एक चुनौती है? थैंक यू सुनीता मैम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैम, ये वास्तव में एक वास्तविकता या सच कहेंगे कि अगर समाज में लैंगिक समानता नहीं होगी तो कभी भी वो समाज बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगा, या साथ ही हम कह सकते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लैंगिक समानता होना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो मेरे ख्याल से एक जो महिला सशक्तिकरण का जो एक मुख्य आधार हम लोग कहेंगे, वो कहेंगे कि लैंगिक समानता जब तक नहीं होगी तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लैंगिक असमानता को दूर किया जाए। तो अब देखिए, हमने कई बार कई हमारे सामने अध्ययन हमारे सामने आते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, उस दिशा में कई कार्य भी हो रहे हैं, संवैधानिक योजनाएं बन रही हैं, जागरूकता अभियान चल रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, सशक्त हों। परिणाम भी हमारे सामने परिलक्षित हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सशक्त हो रही हैं और नई नई उपलब्धियों को हासिल भी कर रही हैं। किंतु प्रश्न ये है कि क्या ये सारे मतलब जितने भी महिला जो हमारे समाज का आधा भाग है, आधे भाग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो क्या वो सभी सशक्त हो रही हैं, सभी आगे बढ़ रही हैं? ये नहीं, ये प्रश्न मतलब यहाँ पर ये ज़रूरी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। वह केवल एक वर्ग विशेष तक ही सीमित हो रह गया है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो लैंगिक असमानता है वो प्रत्येक क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो। सामाजिक रूप में हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो शिक्षा है, शिक्षा में महिलाओं को बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा के लिए या आगे बढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, कम उम्र में शादी कर दी जाती है। इसी के साथ अगर आर्थिक भेदभाव देखें तो उन्हें जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ वेतन संबंधी विभिन्नताएं होती हैं, और प्रमोशंस में या उच्च पदों के लिए उनको अभी भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखें तो आरक्षण के बावजूद अगर वो किसी पद में आती हैं तो तब भी उनके साथ बहुत ज़्यादा समानता नहीं होती है, और वो एक रबर स्टैम्प की तरह कार्य करती हैं। तो ये ज़रूरी है, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें एक स्थायी जो हमारी थीम है कि अगर हम एक स्थायी कल चाहते हैं, एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज हम लैंगिक समानता हम लोग करें। अभी आप सुन रहे थे दोस्तों रेणु प्रकाश जी को। अब हमारे साथ में नई वक्ता जुड़ी हैं, भावना धोनी जी हमारे साथ में हैं, स्पेशल बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी सुनने वाले श्रोताओं को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आभा जी के पास माना चाहती हूँ। आभा जी कवित्री भी हैं। आभा जी, आप क्या सोचती हैं लैंगिक समानता में पिछले 100-150 सालों में हम लोग कितना आगे बढ़े हैं? थैंक यू मैम। आपने जो प्रश्न पूछा उसके विषय में मुझे ये कहना है कि लैंगिक समानता की हम जो बात कर रहे हैं, लैंगिक समानता अगर हम भविष्य में चाहते हैं तो बचपन से ही हमें एक समाज में जो है, जो लड़का और लड़की है, उसमें भेद को रोकना पड़ेगा, और समाज में एक शिक्षा जो है, एक समान शिक्षा भी देनी होगी। और साथ में जो हमारे, क्योंकि स्त्री जो है परिवार की धुरी होती है,
स्त्री पूरे समाज की भी धुरी है और परिवार की भी धुरी है। और समाज को जो है एक अच्छा, एक मूल्यनिष्ठ समाज एक स्त्री ही दे सकती है। हमें जो अभी हम देखते हैं कि बच्चों में लड़कों के प्रति जो चाह है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के लड़की में भेद नहीं है। शहरी क्षेत्रों में लड़कों के प्रति ज्यादा चाह है और लड़कियों मतलब थोड़ी सी भेद जो है बचपन से जब हम लोग एक भेदभाव करना शुरू कर देते हैं तो वो बच्चा आगे जाके भी वही सीखता है। तो लैंगिक जो समानता है वो आना बहुत जरूरी है, परिवार में भी और समाज में भी, तभी समाज जो है एक नई दिशा में बढ़ सकता है। हाँ, और परिवार से आना मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। बच्चा जब पल रहा है वो देख रहा है कि माँ रसोई में है दिन भर, हाँ, पिता जो है अलग काम हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल, मोबाइल पे सही लगे बात। हैं, तो वो सब अंदर उसके अंदर भी वो चीजें आती रहती हैं। हाँ, वो चीजें आनी जरूरी है, क्योंकि हम बचपन से ही बच्चों में जैसा बीज डालेंगे बच्चा वैसे ही तो उसको अपने अंदर भी वैसे ही जज्ब करेगा ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इसलिए जो है परिवार को मूल्यनिष्ठ बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं कि ये हमेशा चलते रहेंगे, आदिकाल से ये मुद्दे चलते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये है उनमें ये सुधार कैसे होगा, कैसे समाधान होगा इसका। जी जी जी, आप इतने बड़े पद पे हैं, आपने कभी फेस किया अपने कार्यस्थल पे कि बायस, जेंडर बायस? मुझे तो ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ, मतलब जहाँ भी मैं रही हूँ मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगता है कि जैसे अधिकारी वर्ग को ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है शायद, मैंने जो महसूस किया, क्योंकि हम लोग शासन में भी जाते हैं, मीटिंग में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पर थोड़ी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि हम जब कोई काम बहुत ऑनेस्टली करना चाहते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोगों को ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जाता है, जो हमने फेस किया है इस चीज को। तो वहाँ पर बायस्ड होना नहीं कहलाएगा, ये सिस्टम का एक पार्ट है जी। जैसे वहाँ पे एक आप शासक की भूमिका में होती हैं, हाँ, वो शासक। तो आप फिर तमाम लोगों से कैसे पेश आती हैं? आपको लगता है कि एक पुरुष अधिकारी और एक महिला अधिकारी के ट्रीटमेंट के तरीके में अंतर होता है? हाँ, बिल्कुल अंतर होता है, क्योंकि महिलाएं जो है अधिकारी होने से पहले एक महिला होती हैं और महिलाओं में इतनी संवेदनशीलता होती है, वो सामने वाले व्यक्ति के जो भी उसकी जो मनोभावना है उसको भी पढ़ लेती है, वो तो उस हिसाब से उसके साथ उसका व्यवहार होता है। तो जो संवेदनशीलता है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। जी, तो गुस्सा जो रूढ़ता जो होती है वो काफी कम महिलाओं में, महिलाओं में जरा कम ही होता है। जी जी। तो नीरजा जी के पास आते हैं। नीरजा जी, आप सोशल वर्क देख रही हैं इतने समय से, आपका क्या अनुभव है लैंगिक असमानता के नजरिए से अगर देखें? हाँ, जैसे आभा मैम ने कहा अभी, तो ये सही है कि जो भेदभाव है वो होता आया है, अभी भी बहुत जगह हो रहा है, और लेकिन एक अच्छी बात ये है कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। तो जो परिवर्तन आ रहा है ये लोगों की सकारात्मक सोच है, उनके सपने समझने का तरीका है। पहले एक बेसिकली जब हम छोटे थे तो एक बाउंड्री बना दी जाती थी लड़कियों के लिए कि लड़कियों के लिए ये सेक्टर है, वो सिर्फ टीचिंग कर सकती हैं, वो यहाँ नहीं जॉब कर सकती, वो घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो वो सारी बाउंड्रीज जो हैं वो टूट रही हैं, और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि वो बाउंड्रीज हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने तोड़ी हैं। क्योंकि जब आप कोई अपने सामने, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में एक रोल मॉडल के रूप में आगे आते हो, तो आपको देख करके सुनने वाले और समझने वाले या फिर उनका अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि एक टीचर होने के नाते, या जैसे मैम ने कहा एक मतलब ब्यूरोक्रेसी में होने के नाते, तो इस पदों पे बैठे हुए लोगों की शायद जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इस भेदभाव को कम करें, ख़त्म करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ ही एक ऐसे भविष्य में, ऐसे परिवार की, ऐसे समाज की जो नींव है उसमें ऐसी भागीदारी करें महिलाएं। मैं बार बार महिलाओं को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा है कि जैसे ग्रामीण परिवेश में है या फिर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें रूढ़िवादी महिलाएं ज़्यादा हैं। महिलाओं को लगता है नहीं, बेटियों के लिए ये स्पेस सेफ है, बेटों के लिए ऐसा है, बेटियों के लिए एक बाउंड्री सेट कर दी गई है, वो इतना ही कर सकते हैं, हालांकि उनके अंदर हुनर ज़्यादा हो तब भी। तो ये सारी सोच को बदलने का और समाज में परिवर्तन लाने का जो काम अच्छा कर सकता है, क्योंकि माँ जो है ना वो एक तरह से फैमिली मेकिंग के साथ में सोसाइटी मेकिंग का भी रूप लेती है। वो एक रोल मॉडल है वो अपने परिवार के लिए, और क्योंकि परिवार के लोग ही तो आगे बढ़ करके समाज में जाते हैं। तो इसलिए माँ का रूप या फिर बहन का रूप या फिर समाज में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी इस बात को और ज्यादा सशक्त करेगी, सुनिश्चित करेगी कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी लोगों को। जैसे आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम कल 8 मार्च को महिला दिवस मनाने जा रहे हैं, तो देखिए उसमें जब आप ध्यान से देखते हो तो झंडे का रंग भी इसी तरह से रखा गया है।
पर्पल कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर। पर्पल कलर का मतलब क्या है? ये ताकि आपको न्याय मिल सके, आप अपनी गरिमा, अपनी महत्ता, आप अपनी संप्रभुता के साथ में समाज में अपना योगदान दे सके। हरा जो है वो आपको प्रगतिशील बनाता है, आप प्रोग्रेसिव हो। इसी तरह से जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर इतना वाइब्रेंट है, वो आपको बताता है कि आप एक तरह से शांति दूत है, शांति का प्रतीक है, आप समाज में शांति चाहते हैं। तो मुझे मतलब बार बार शायद मैं जब भी ऐसी चर्चा होती है तो इस तरह से ही कहती हूँ कि मुझे बार बार जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो यही लगता है कि महिलाओं को, जैसे आप देखिए आजकल के जो परिदृश्य है उसमें माता पिता दोनों जॉब में हैं, उस कंडीशन में अपने बच्चे की नर्चरिंग करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं छूट न जाए, ये हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो भी प्रैक्टिस होती है, जो चैरिटी होती है, ये जो भी अच्छा बुरा काम होता है वो शुरू घर से ही होता है। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि जो हमारे जैसी महिलाएं हैं वो इस तरफ अपने आप को प्रयासरत करें ताकि अच्छे समाज की नींव पड़ सके। महिलाएं तो घर में केयर के लिए रहती ही हैं और नौकरी उन्हीं को छोड़नी पड़ती है। तो ऑप्शन तो ये होना चाहिए कि पिता और माँ दोनों की भूमिका डिसाइड हो कि बच्चे की परवरिश में, घर में, रसोई में। नीरजा जी, आप एक आत्मनिर्भर महिला को किस तरह से देखते हैं? क्या वो भी किन्हीं दबाव में है या वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है? नहीं, देखिए, जो आप अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे हम अपने घर परिवार में बात करते हैं ना, तो एक चीज कहते हैं कि आदत चली जाती है लेकिन स्वभाव नहीं छूटता किसी का। तो जो स्वभाव, अगर महिलाओं का स्वभाव ऐसा बना दिया गया है कि तेरी बाउंड्रीज हैं, अगर तू आईएएस ऑफिसर भी है फिर भी अगर घर में आएगी, अगर मेल आईएएस ऑफिसर है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको उसकी वाइफ पानी दे रही है, लेकिन हमारे लिए एक्सपेक्टेशन ये होता है कि समवन इज वेटिंग फॉर अस, कोई इंतजार कर रहा है। आपकी बाउंड्रीज को निकलना, आप किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है, हमारे लिए एक दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन वो जो दायरा है ना फिक्स कर दिया है गया है कि घर का खाना बनाना महिला का काम है, बाहर का काम देखना, वो बात अगर आप बाहर निकल करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हो, बाहर निकलना चाह रहे हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने परिवार को और बाहर निकल करके दूसरे लोगों के साथ में अपना सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे। तो वो अभी भी चैलेंज है, उसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं आया। तो महिलाएं कितनी भी आत्मनिर्भर हो जाएं तो बुनियादी सोच में जब तक बदलाव नहीं सोच में आएगा, मैंने कहा ना, स्वभाव नहीं जा रहा, वो स्वभाव में आ गया है हमारे, स्वभाव में आ गया। हाँ, बिल्कुल, वो जीन में आ कि चुका माँ है है हमारे तो रोटी सदियों माँ ही से। देगी, पिता रोटी नहीं देगा। जी जी ऐसा है जी, बहुत अच्छी बात नीरजा जी आपने बताई। सीता जी हमारे साथ में है, मनोविज्ञान विभाग में है। सीता जी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ जैसे जुमला होता है ना कि महिलाओं को कठिन समझना तो बड़ा कठिन है, मतलब पता नहीं, मतलब बहुत जटिल है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे होती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। तो मैम ऐसा कुछ होता है क्या? ये तो एक आम समस्या है, आम क्वेश्चन है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत अच्छी यहाँ पर डिस्कस हो रही है और बहुत बढ़िया बढ़िया विचार उभर कर सामने आ रहे हैं। पहली बात तो मैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है उसको तो मैं त्योहार की तरह बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। मेरा मानना है कि इसको हमने एक मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन की दृष्टि से देखना चाहिए कि इतने समय से जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है उसमें, उसकी सोच में कितना अंतर आया है। जो महिला पुरुष की समानता की हम बात करते हैं, पहले की स्थिति क्या है और अब की स्थिति क्या है, उस अंतर को देखना है, उस परिवर्तन को देखना है, कहाँ तक सुधार आया है और अभी परिवर्तन कितना बाकी है। तो मूल्यांकन हम सभी को इसका करना चाहिए। जहाँ तक हमने कहा कि बाउंड्रीज हैं, देखिए सरकारी प्रशासनिक बहुत सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुषों के लिए भी हैं। संविधान है जिसमें समानता का अधिकार सभी को दिया गया है। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर आते हैं तो, या व्यवहारिक स्तर पर हम कहें तो पूरी तरीके से कहीं पर भी वो लागू नहीं होती हैं। हम बात करते हैं अधिकारों की, चाहे महिला अधिकार चाहे पुरुष के अधिकार हों, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि हमको एक मानव होने का अधिकार सबसे पहले प्राप्त है। तो चाहे हम परिवार में कहें, समाज में कहें, जब तक हम एक दूसरे को मानव नहीं समझेंगे, उसके मानव अधिकार उसको नहीं देंगे, तब तक हम उनके किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का या समाज की उन्नति का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम महिला पुरुष बाद में हैं, पहले हम एक दूसरे को मानव समझें। एक मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, एक इंसान किस तरीके से वो सोचता है, क्या एक महिला पुरुष की जो समानता होती है सोच में, कि हर कोई चाहता है कि मुझे किसी भी कार्य में प्रशंसा मिले, मुझे पद मिले, मेरी इज्जत हो, सम्मान हो घर परिवार में, समाज में। तो जो सबकी आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जहाँ पर समानता के लिए जो हमारे सामाजिक व्यवस्था सभी को पता है, पहले से एक पुरुषवादी सोच की रही है। लेकिन जो ये पुरुषवादी सोच है, ये कदापि हम नहीं कहेंगे कि इसके पीछे सिर्फ पुरुष की ही सोच है।
जो पुरुषवादी सोच है वो महिला के अंदर भी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आपने देखा होगा कि चाहे समाज में हम धर्म की बात करें, कोई भी रीति रिवाज किसी भी तरीके की बात करती हैं, तो सब में महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा है। तो जो ये बाधाएं हैं महिलाओं के आगे आने में, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। लेकिन इनको दूर करने की शुरुआत अगर महिला करे अपने स्तर से, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आप धार्मिक रूप से व्रत वगैरह ले लीजिए, पूजा पाठ ले लीजिए, या परिवार में कोई आप एक किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन वगैरह अगर लेना चाहती हैं, तो महिलाओं की अक्सर आदत होती है कि वो किसी भी चीज़ को, चाहे कोई शॉपिंग लीजिए, चाहे बच्चों से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, अपना बात रखेंगी, लेकिन अंतिम निर्णय जो घर का पुरुष है उसके ऊपर छोड़ देंगी कि ये कह रहे हैं। तो फाइनली बच्चों से भी कहेंगी कि आप अपने पापा से या घर का जो भी पुरुष वर्ग है उससे पूछिए तो ठीक है। तो इस तरीके की सोच है, इसको दूर करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि निर्णय लेने में भागीदारी आज भी महिला की कम है, भले ही वो बेशक आत्मनिर्भर महिला भी होगी तो तब भी कम है। और इवन हमने तो यहाँ तक सुना कि टीचर्स जितनी हैं उत्तराखंड में, मतलब ज्यादातर का नहीं, लेकिन कईयों का ऐसा है जिनका एटीएम उनके पतियों के पास रहते हैं, वो अपनी तनख्वाह तक उनको निकालने का राइट नहीं है। तो ऐसी स्थितियां भी हैं। तो सीता जी फिर आती हूँ आपके पास में, और हमारे साथ बैठे हैं सोमेश पाठक जी। मैं भावना धनी जी के पास में बाद में आती हूँ। सोमेश जी एक मात्र मेल हमारे बीच में है जो कि प्रो वीमेन सोच रहे हो हमारे, बिल्कुल, तो हम उनका बहुत ही सम्मान करते हैं और उनको रिस्पेक्ट सैल्यूट करते हुए, सोमेश जी आपका क्या मानना है, लैंगिक असमानता है भी कि नहीं है, और कितनी है, किन किन फील्ड्स में है? देखिए, पहले सारे लिसनर्स को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि लैंगिक समानता है, हाँ बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी का इशू तो है, बायसनेस काफ़ी है, लेकिन आपके साथ जैसा आपने बोला कि सारी फीमेल कॉलीग्स हैं, उनके साथ मैं अकेला बैठा हूँ। मैं ये सिर्फ एक प्रूफ करने के तौर पे नहीं कि सपोर्ट करने के लिए कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। मेरे को एक दिल से एक शुरुआत से एक इच्छा होती है कि सिर्फ एक दिन नहीं डेडिकेट किया जा सकता इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए कि आज महिलाओं का दिन है तो आज इनकी बात की जाए। ये रोज का होना चाहिए। और जितना मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से फीमेल्स सुपीरियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और हर चीज़ में, जैसे यहाँ पे भी अगर यूयू की बात करेंगे तो आप वर्कफोर्स की बात करेंगे तो 50% आई थिंक फीमेल है। तो अब जेंडर बायसनेस की बात थोड़ा यहाँ पे कम हो जाती है। इक्वालिटी की बात भी यहाँ पे बिल्कुल आती है कि इक्वालिटी है तभी तो इतना सारा हम साथ में मिल के काम कर पा रहे हैं। दूसरी बात, अब जो हर साल डेटास आते रहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा आता है, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स का डेटा आता है, वो बताता है, उसके अकॉर्डिंग यह है कि इंडिया में जो जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में 112वें स्थान पे इंडिया आता है 153 देशों में से, जिससे प्रूव होता है कि बहुत सारा अभी भी प्रॉब्लम है। माना कि काफ़ी सारी स्कीम्स सरकार चलाती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई, महिला सशक्तिकरण योजना चलाई, ऐसे काफ़ी वन स्टॉप सेंटर जिसमें फ्री में या फिर ₹1 के उस पर सैनिटरी बैग्स की महिलाओं को दिया गया। तो काफ़ी चीज़ें चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। बट हम वही वाली बात है कि एटीट्यूडनल चेंज, बिहेवियर में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये बोल के कि हमने महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिया या स्कीम्स निकालने से ऐसे काम तो नहीं चलता। माइक्रो लेवल पे काम चल जाता है, बट अब जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं, जब देखते हैं कि स्कीम्स का प्रभाव एक्चुअली में कितना पड़ा महिला पे, चाहे वो रूरल एरिया से हो चाहे अर्बन सेंटर से हो, वहाँ पे देखने ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम इतने सारे स्कीम्स को चला के उनके आउटपुट का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हाँ एग्जैक्टली उसका प्रभाव पड़ा ही नहीं पड़ा। तो बहुत अच्छी शानदार बात आपने कही आंकड़ों के साथ में। सोमेश जी, आपका नज़रिया कैसे बदला? आप कैसे प्रो वीमेन हुए? क्या घर में कोई आपके माहौल था, या घर का माहौल कैसा था आपका? मतलब समाज, आप जिस परिवेश में रहे हैं वहाँ पे आपने अक्सर लड़कों के मुँह से क्या सुना है महिलाओं के बारे में? क्या वो उनकी धारणा क्या होती है? देखिए, जनरली जो पूरे देश में, मैं देश की बात करूंगा क्योंकि जनरली यही रहता है, पुरुष प्रधान देश तो ये है, हम जानते हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी अभी भी है, हमारे माइंड में भी है और एग्जैक्टली प्रैक्टिकल यही रहता है। बट मेरे घर में क्योंकि मेरे फादर वर्किंग थे और मेरी मैं इसलिए यहाँ पे प्रो वुमेन हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने अभी 50 ईयर्स में काम करना शुरू किया है। वो स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मेरे को उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बिल्कुल भी, ऑब्वियसली मैं मना नहीं कर सकता, सजेशन लिया, सुझाव लिया। तो मैंने बोला कि आपको बिल्कुल जाके पढ़ाना चाहिए। तो वो जाती हैं, छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ाती हैं। इवन मेरी सिस्टर ने कर्नाटका से ग्राफिक डिजाइनिंग में कोर्स किया और खुद का अपना बिजनेस शुरू किया। तो मेरे को शुरुआत से ही लगता था कि
फीमेल में एक जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, लीडरशिप पावर होती है, मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, वो कंपैरेटिवली मुझे जो लगता है वो थोड़ा फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, कंपैशनेट होती हैं, और एक सोचने का नज़रिया, समझने का तरीका काफ़ी अलग होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये, मैं यहाँ पे बिल्कुल बायस नहीं हो रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हमारे जेंडर बायसनेस है, ये मेरी खुद की सोच है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मायनों में फीमेल्स ऑब्वियसली सुपीरियर होती है मेल से। जी 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 जी। ये अच्छी बात है कि आपने घर में रहकर ये चीज़ें महसूस की। जैसे कि अभी हमने देखा कि साउथ में मलयालम की एक फिल्म आई थी, द ग्रेट इंडियन किचन, मलयालम भाषा में छोटी सी फिल्म है, लेकिन उसका जो फिल्म डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि मेरी जब शादी हुई 2015 में, तो मैं अपनी पत्नी के साथ किचन में देखता था, उसके साथ हेल्प करता था, तो मैंने देखा कि कितना सारा काम किचन में है। तो उन्होंने वो फिल्म बनाई, मतलब उनका डेडिकेशन देखे ना, कि उन्होंने वो फील किया और एकदम से उन्होंने वो समाज के सामने वो लाई। तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की पहल अगर पुरुष करेगा तो बहुत अच्छी पहल एक होगी। तो मैं भावना जी के पास में आना चाहती हूँ। भावना जी, आप तो स्पेशल बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, स्पेशल जो गर्ल्स होती हैं उनके हवाले से भी अगर कुछ कहेंगी, या फिर जनरल कुछ आप बात बोलना चाहें? जब यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, क्योंकि दिव्यांगता के क्षेत्र से मैं हूँ, मतलब उन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे भी ये असमानताएं देखने को मिलती और बहुत ज़्यादा। देखिए, दिव्यांग है अगर कोई बच्चा तो पहले ही प्रॉब्लम है। अगर पेरेंट्स आते हैं तो अगर कोई बॉय है, कोई लड़का है दिव्यांग, तो टेंशन में पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर उसी की जगह कोई गर्ल है तो वो जो उनकी परेशानी है, वो टेंशन है ना, वो चौगुनी है, क्योंकि ना मैम लड़की है। तो देखिए, वहाँ पे भी असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, भले ही उनकी हेल्थ की बात हो, उनकी एजुकेशन की बात हो, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात हो। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले ये मॉडल जो था चैरिटी बेस्ड था, लेकिन आज ये मॉडल राइट बेस्ड है कि उन दिव्यांग बच्चों का भी राइट है। हर जगह जो पेरेंट्स जो देते हैं एक नॉन डिसेबल अपने बच्चे को जैसे शिक्षा स्वास्थ्य देते हैं, इन्हें भी। लेकिन जब हम बात वहाँ पे भी दिव्यांग लड़का और लड़की की करते हैं, तो आप देखिएगा कि लड़की में बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे यहाँ, मतलब एक बच्ची थी, तो उसकी मम्मी कहती थी, उसके फादर हमेशा कहते थे, तुम इसे क्यों लेके जा रही हो बाहर, सब लोग ऐसे बच्चों को अंदर रखते हैं, तुम क्यों रख रही हो। तो एक दिन उन्होंने बोला, ऐसा कहते हैं कि अगर ये लड़का होता ना तो मैं इसे फिर ले जाता साथ में, ये मेरे साथ बाइक में जाता। तो वो मतलब कहते थे कि लड़की है तो मत लेके जाओ, अगर लड़का होता तो मैं स्वीकार कर लेता। तो वहाँ पे जो स्थिति है थोड़ी ज़्यादा भयावह है कि नहीं करते ना, उनकी वो हेल्थ पे इतना करते हैं ना एजुकेशन पे करते हैं, तो ये असमानता दिखती है। मैं बिल्कुल, आपने ऐसे बच्चों के लिए स्कूल तक खोला है, तो एक बड़ी अच्छी पहल आपने की है। आपने कार्यस्थल पे कभी इस तरह का बायसनेस आपने फील महसूस की है, कभी झेली है? इस तरह का बहुत, मतलब जब खासकर एडमिशन के लिए आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो जैसे बात होगी ना, तो कोई भी होगा ना, मैम लड़की है ना, मतलब एक वो शब्द, मतलब एक जो वो दर्द है ना, वो थोड़ा मैंने आपसे कहा ना, वो चौगुना हो जाता है। जैसे लड़का है, दिव्यांग है, तो परेशानी तो है ही ना, मैम परेशान तो वो है, लेकिन जब लड़की है मैम क्या होगा, देखो लड़की है। और कई अनुभव है मैम, एक बच्ची कहीं जाती थी स्पेशल स्कूल में, वो बस से जाती थी, तो शायद वो कुछ मिसबिहेव ड्राइवर ने कर दिया, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो सोचिए ड्रॉप आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का भी, तो क्योंकि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है ना, वो बता नहीं सकते। जैसे गर्ल्स बड़ी हुई तो उनका कितना मतलब शोषण होता है, ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत कुछ दिखता है मेरे। तो इस नज़रिए से आपने बहुत ही शानदार बात रखी। लता जी हमारे साथ में हैं। लता जी पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लता जी, राजनीतिक अधिकार कितना जरूरी है महिलाओं के लिए? मतलब पंचायतों में तो महिलाओं ने अपना परचम लहराया ही है, रबर स्टैम्प से आज बिल्कुल ही अपना अच्छा योगदान दे रही हैं, वो भूमिका अब धूमिल हो चुकी है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में कितना जरूरी है महिलाओं का होना, या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडीज में? पहले तो सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे जब आभा मैम ने बात रखी, सीता मैम ने बात रखी, तो मुझे कई वो बातें भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी। जैसे सीता मैम ने बोला कि पहले आप एक ह्यूमन हैं, और आपको एक मानव होने का जो अधिकार है वो सबसे पहले दिया जाना चाहिए। और ये महिला दिवस जो है वो हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई है वो कामकाजी महिलाओं ने अपने काम के घंटों को लेकर के और अपनी बेहतर सैलरी को लेकर के ये आंदोलन छेड़ा था, और तब जाके जो ये 8 मार्च का दिन है वो हमें मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। और उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस की जो बात आती है, मैम ने कहा कि अधिकारियों के साथ शायद बहुत सारा चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पर जो मेरे ये 4-5 साल के जो काम है, टेन्योर है जिसमें मैंने जॉब की है, तो मैंने एक दिन नहीं कई दिनों ये महसूस किया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो
मेल स्टाफ है वो आपका बोलना भी पसंद नहीं करता है। इवन आपसे सामने ये कहा जाता है कि आप महिला होकर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आप एक तरीके से टारगेट हो जाता है। अगर आप बात रखते हैं अपनी आप एक्सप्रेसिव हैं, आप गलत नहीं सहन करते हैं, तो आप पूरे जो सोसाइटी है, एक तरीके से कहें हम, हमारी जो वर्किंग सोसाइटी है उसके लिए टारगेट हो जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड जो पॉइंट जो नीरजा मैम का था कि एक हमारी जिम्मेदारी है समाज के लिए बेहतर भविष्य देने की, क्योंकि हम एज अ मदर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा जो है सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने काम को, ये चैलेंजेस महिला के लिए और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब वो वर्किंग होती है, क्योंकि आपको साबित करना होता है, आपको हर दिन खुद को साबित करना होता है कि मैं कम नहीं हूं, मैं आपसे ज्यादा ही हूं। तो फिर एक मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट फिर यहाँ पे आ जाता है कि वो महिला जो घर संभाल रही है, बच्चा संभाल रही है, काम संभाल रही है, वो किस मनोवैज्ञानिक जो सिचुएशन है, किस सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही होती है। तो ये एक चीज यहाँ पे हमारे आती है कि किस तरीके से एक महिला को एक साइकेटिस्ट की जरूरत होती है और एक काउंसलिंग की जरूरत होती है, पल पल उसको इस चीज की जरूरत होती है। और ये अभी की बात नहीं है, ये बचपन से लेकर के, बचपन से जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में एज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे जो समाज में बचपन से लेकर के जो आपका लड़का लड़की के साथ विभेद है, काम को लेकर के विभेद है, और खास तौर पे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से मैं अगर आप देखें तो मैं अगर अपने पढ़ाई के दिनों को याद करती हूँ तो तब मुझे ध्यान आता है कि वहां पे कितनी सारी जो असुविधाएं थी। आप इसे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी अगर हम जोड़ें कि अगर प्रकृति के साथ भी कोई छेड़छाड़ हो रही है तो उसका असर सीधे महिला पे पड़ता है। अगर आपके खेतों में उपज नहीं हो पा रही है, आपके जगह पे सूखा पड़ा है, तो वो सारा कार्यभार महिला के लिए बढ़ता है। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि मैंने कितने घंटे अपने सिर्फ पानी की एक बर्तन भरने में खर्च किए हैं। अब हम आते हैं राजनीति की ओर, जो आपने बात कही है कि ये हम एक ब्लेसिंग ही कहें। हमारा जो आर्टिकल, जो संवैधानिक संशोधन 73-74 हमें मिला, जिसने हमें आरक्षण दिया पंचायतों में, और महिलाएं बहुत ज्यादा आई इसमें पंचायत में। और इसकी दोनों ही चीज हैं, दोनों ही चीज हमारे सामने आती हैं कि जहां हम एक तरीके से देखते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है प्रधानपति का, कि एक मेल फीमेल का पूरा काम कर रहा है। एक फीमेल जो है, जो आरक्षण जिसको मिला है, वो एक मुखौटा बनकर के रह जा रही है, रबड़ का स्टैम्प बनकर के रह जा रही है। वहीं पे इसी आरक्षण ने हमें कुछ इतनी दमदार महिला नेतृत्व दिया है, जिन्होंने पूरे दमखम के साथ अपना काम किया है और इस आरक्षण को पूरा उसके साथ जस्टिफिकेशन किया है। क्योंकि जो आरक्षण होता है वो इसीलिए होता है कि जो बात हमारी पहुंचाई नहीं जा रही है, बीइंग अ वीमेन, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं समझी जा रही है, वो चीजें समझे, वो महिलाएं समझे उन मुद्दों को, उन परेशानियों को। तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही जो यहाँ पे ही एक इंटरव्यू हुआ था भागीरथी मैम का, प्रधान का, उनका मैंने इंटरव्यू सुना। तो इस तरीके की जो लीडरशिप है वो भी हमारे सामने आ रही है। और जब हम संसद में आरक्षण की बात करते हैं या राजनीति में, क्योंकि हम किसी भी व्यवस्था में क्यों ना हो, अगर जो नीति निर्माण है उसमें आप अगर नहीं प्रतिभागी हैं, उसमें आप नहीं हैं, तो आप जो पॉलिसी है अगर वो नहीं बना पा रहे तो फिर बाकी चीजें। तो संसद में भी ये होना चाहिए कि आपका आरक्षण हो, या राजनीतिक दल ये अपनी निजी उसमें करें कि अपनी पार्टी में कुछ आरक्षण वो दे। तो अभी तक तो कोई भी राजनीतिक दल इसमें सामने नहीं आया। हालांकि कई लोगों के बहुत सारे जो नारे हैं, बेटी है लड़ सकती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी चीजें, वो भी एक पॉलिटिकल ही नारे और जुमले आए हैं, धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। तो लता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डिसीजन मेकिंग में जब तक हम नहीं आएंगे, अभी भी हम देखते हैं कि जितनी भी योजना या जितने भी ऑफिस के जो वर्किंग आवर, ये सब कुछ है, वो वुमेन सेंट्रेड कहीं भी नहीं है। उसको बनाने वाले क्योंकि पुरुष रहे तो पुरुषों के हिसाब से ही बनाई भी गई है, उनको भी बदलने की जरूरत है। तो हमारे साथ अंत में हमसे हमारी सबसे छोटी वक्ता जो है प्रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, टूरिज्म में हैं। प्रिया जी, टूरिज्म की महिलाएं, जब हम देखते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री में महिलाएं जब आती हैं और अच्छा ड्रेसअप भी होती हैं, वो कैसी है टूरिज्म इंडस्ट्री महिलाओं के लिहाज से, और कितनी महिलाएं इसमें आ रही हैं? थैंक यू मैम सो मच।
मैंने बहुत सारी बातें सुनी आप लोगों से, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा टॉपिक है, जो थीम है इस साल का, वो है कि जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो जेंडर इक्वालिटी भले ही वो महिला हो और पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, ये इतने ब्यूटीफुल क्रिएशंस हैं, तो वो अपने ही एकदम स्पेसिफिकेशंस में बहुत ब्यूटीफुल हैं। हम एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते। और ये जो डिफरेंसेस हैं, हम डिफरेंसेस सुन के हमें सिर्फ नेगेटिविटी की झलक में आती है। हमें इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हम इक्वल तो नहीं है, ऐसा हम कहते हैं कि हम नहीं, महिला अलग है, पुरुष अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है, लेकिन हम साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो इसका कैंपेन है #ब्रेक द बायस, तो ये चीज मैं अपने घर से शुरू करना चाहूंगी, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, कि मेरे घर में बिल्कुल अपोजिट होता है। मेरे जो मम्मी के काम होते हैं वो मेरे पापा करते हैं, और जो मेरे पापा के काम होते हैं मेरी मम्मी करती है। और लेकिन जो हमारी ओपिनियन है, एक सोसाइटल ओपिनियन है, मैंने काफी सुना है पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से, तुम लड़की हो तुम ऐसे बैठो, तुम लड़की हो तुम ऐसे हंसो, ज्यादा हंसो मत, लड़की जात हो, ये सब मैंने सुना है। तो मैं सोचती हूँ कि पर्सनल ग्रोथ मेरी तब आएगी जब मैं ये चीजें नहीं सुनूंगी। और जो ब्रेक द बायस है, यानी हमने कुछ वर्क स्पेसिफाइड कर लिए हैं कि महिला ये करेगी, पुरुष ये करेगी, ये महिला करेगी, ये पुरुष करेगी, ट्रांसजेंडर ऐसा करेगा, ये सिग्निफाई करेगा, नहीं। जब ये तब टूटेगा जब मैं पर्सनली ये चीज नहीं सुनूंगी कि तुम लड़की हो तुम ऐसा करो, तुम लड़के हो तो तुम वैसा करो। और आपने टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में मैंने ही स्पेसिफिकली जब MBA यहाँ से किया था कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, तो हमारे कोर्स में ही कम से कम 7 लड़कियां थी जिनकी आधे में ही शादी हो गई, आधी लड़कियों की कोई किसी ने कुछ कारणवश कोर्स छोड़ना पड़ा, और हम लास्ट में जाके बची 4 लड़कियां। तो वहीं दिख जाता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री, उनने इनरोल तो किया, जब हमने पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में, जब हम लोग गए ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, किसके पेरेंट्स को नहीं पसंद आया कि उनकी लड़कियां होटल में जाके सर्व कर रही हैं, उनकी लड़कियां टूर ऑपरेटर में टूर गाइडिंग का काम कर रही हैं। और मैंने भी पर्सनली होटल इंडस्ट्री में ये चीज फेस करी थी कि मेरे साथ एक जो कॉलीग थी, तो वो थोड़ी एवरेज लुकिंग थी, जो उनके हिसाब से था, जो सुंदरता को दे हैव डिफाइंड इट, तो उसको उन्होंने बैक ऑफिस में भेज दिया। फ्रंट ऑफिस की जगह उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें सुंदर चेहरा चाहिए। तो जब ये डिग्निफाई कर रहे हैं, इतनी चीजें हम लोग डिफरेंस ला रहे हैं, तो जब मैं पर्सनली ये सब सुनना बंद कर दूंगी तो मुझे लगेगा हाँ मेरी एक ग्रोथ हुई है, मैंने एक ब्रेक द बायस यहाँ देखा है। तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है। और आज के टाइम पे जैसे नीरजा मैम ने भी बोला कि वर्किंग आवर्स लड़कियों की भी नाइट शिफ्ट हो रही है आजकल, मतलब प्रोग्रेसिव है एक जगह पे, लेकिन फिर भी हम लोग के अंदर एक कंसर्न आता है कि क्या कैब छोड़ने आएगी हमें सुबह, ये कंसर्न कब छूटेगा, क्यों लड़कियां अकेले नहीं जा सकती। तो जब तक ये चीजें हम बेसिक एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जब तक ये मुद्दे नहीं कवर होंगे, तो फिर एक ये जो डिस्कशन रहता है ये सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रह जाता है। इसको हमें बाहर ले जाने की जरूरत है। और ये पर्सनल मतलब मैं वी भी नहीं कहूंगी, आई हैव टू स्टार्ट दिस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात आपने रखी एकदम नई एस्पेक्ट में। और ये पूंजीवादी व्यवस्था का ही एक सड़ांध है कि वो महिला को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश कर रहा है। और इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स नए उभर गए हैं जहां महिला को रिसेप्शनिस्ट ले लेकर ऐसे पदों पर उनको ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है। मुझे लग रहा है काफी बातें हो गई हैं और बहुत ज्यादा लोग थे तो दोबारा नंबर आ नहीं पा रहा। तो अंत में मैं आभा जी से कहती हूँ कि इसका समापन करें और कुछ कविता के साथ या अपने कुछ बातों के साथ में अपनी बात रखें। एक्चुअली समाज में जितनी भी समस्याएं हैं ना, स्त्री को देह मानकर ही है। जैसे आपने कहा ना कि एक सुंदर फेस चाहिए, तो जब समाज में जो है स्त्री को जब एक इंसान माना जाएगा, बुद्धि मानी जाएगी, आत्मा माना जाएगा, शरीर माना जाएगा, उस दिन से ही स्थितियां बदलेंगी। ये जो सुंदर देह है इसको ज़्यादा जो है उसको दिखाना, उसको डिफाइन करना एक पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल जो नई लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां क्या महिलाएं सभी बहुत अति महत्वाकांक्षी हैं, जिस वजह से वो कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर हम लोगों को बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि हम जो है इस तरह से हम कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने आत्मसम्मान को न गिराएं। तो वहाँ पर क्या है, मेहनत करना है और मेहनत के दम पे खुद को प्रूफ करना है। अपनी जो बुनियादी जो आदतें हैं उन आदतों को भी बनाए रखें। जो एक नैसर्गिक गुण होते हैं, दया, करुणा, ये ममता, ये सब भावनाएं हम बना के रखें और उसके साथ ही हम जो है अपना जो एक स्ट्रांग जो रूप है उसको भी हम शो करें। तो इसके साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगी और
आप कुछ कहना चाहते हैं तो हाँ मैम, मैम भी प्रिया ने एक चीज़ बोली थी कि जो फीमेल है एक डिफाइन किया गया है कि एक ब्यूटी क्या होती है। तो मैम इसमें थोड़ा सा एक ऐड करने के लिए कि मैंने जो अपना बीटेक किया था बायोटेक्नोलॉजी में किया था, और मेरे कोर्स में 60% गर्ल्स थी, 40% मेल थे। उसके बाद जब मैंने एमबीए किया तो ह्यूमन रिसोर्स में किया, उसमें भी 80% गर्ल्स थी और 20% मेल थे। तो मुझे खुद ये सुनने को मिलता था कि एचआर क्यों कर रहा है, लड़कियों का कोर्स है। और इवन आफ्टर व्हेन आई पोस्ट ग्रेजुएटेड, तो जब मैं जॉब के लिए गया तो ह्यूमन रिसोर्स की मुझे जॉब नहीं मिली, रिजर्व फॉर गर्ल्स। मैं यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात जब अब चली रही है तो ये बात भी कर दूं कि मेरे को भी जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि दैट वाज रिजर्व फॉर गर्ल्स ओनली। अब बात ये थी कि ह्यूमन रिसोर्स है, सामने पे फ्रंट फेसिंग है, बात करनी चाहिए। अब बात वही वाली बात आ गई कि अब आपको जो चेहरा दिख रहा है अच्छा दिखने के लिए चाहिए, लड़के का चेहरा उतना नहीं देखना चाहते हैं लोग जनरली, जो परसीव किया जाता है। तो मुझे भी जॉब नहीं मिली, तो फिर उसके बाद फिर मैंने ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करी, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ। ये जो जेंडर इश्यूज का जो कारण है ना, शुरू में जैसे पश्चिम में जो है वुमेन्स लिब जो है आंदोलन चला था ब्रिटेन में, तो वहाँ पर जो है महिलाएं बहुत हिंसक हो गई थी। हिंसक में जबरन जो है अपने अधिकारों को हासिल करने का प्रयास किया, तो बहुत पहले की बात बता रही हूँ। उसके बाद उसी आंदोलन से प्रभावित होकर जब इंडिया में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन का जब गठन हुआ था, तो एक तरह से वो राजनीतिक था कि महिलाओं को जो है चुनाव में जो है भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और मतलब अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से वो लड़ी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये जो संगठन है वो नारी मुक्ति मोर्चा के तौर पर जब उभर के आई, तो उन्होंने एक समाज में इस तरह से मैसेज फैला कि हम पुरुषों के प्रतिद्वंदी हैं, और पुरुष बनने की होड़ जो है महिलाओं में आ गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पुरुषों में हमने जो है अपने अधिकार छीनने का भी प्रयत्न किया। हम क्योंकि अधिकार जो है छीनने से नहीं मिलते हैं, हमने अपने दायित्वों को तो निभाना है ना। दायित्वों को निभाने के बाद तो हम अपने कर्तव्यों को निभाने के बाद ही तो अधिकार हासिल कर सकते हैं। तो ये जो उनका जो मुख्य जो उनकी उद्देश्य था नारी मुक्ति मोर्चा का, वो एकदम उलट गया। वहां से क्या हुआ कि नारियों का शोषण वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं से जो है विभेद उत्पन्न हो गया, वहीं से अत्याचार होने शुरू हो गए, क्योंकि हमें अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन नारियों का शोषण वहीं से बढ़ना शुरू हुआ। तो ये जो समाज में ना ये जो अच्छाई बुराई है, ये बैलेंस तो होता है, लेकिन इधर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इधर हम देख रहे हैं बहुत बढ़ गया है इधर। बिल्कुल, तो हमें कोशिश करनी है कि हम लोग अपना नजरिया सही रखें और अपने आसपास को भी हम लोग कन्विंस करें। सही करें। तो आज की इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। सीता जी, आभा जी, सोमेश जी, नीरजा जी, लता जी, भावना जी और प्रिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू।